नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनावों के जो सीट के जो समीकरण है, उसके साथ साथ इतिहास को लेकर के जो है उस सीरीज के अंदर आज बात अंबाला लोकसभा सीट के इतिहास और वहां के समीकरणों की करेंगे। अंबाला लोकसभा सीट, जहां पर सबसे पहले अगर जातिगत गणित को देखते हैं तो वहां पर टोटल वोटर जो 18,87,000 के पार है, करीब करीब 19 लाख के आसपास वोटर है। इसमें से अगर तीन वर्गों, प्रमुख वर्गों की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वोटर वहां पर किसके हैं, तो 23.6% यहां पर एससी का वोटर है। 4,45,364 आंकड़े हैं जो कि फाइनल वोटर लिस्ट तक बढ़ भी सकते हैं। यहां पर 9.39% सिख वोटर है और 5.61% मुस्लिम वोटर है, जो संख्या के लिहाज से 1,05,868 होते हैं। अब अगर अंबाला लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 में से 2 सीटें पंचकुला जिले की हैं। 1, 2, 3 और 4 सीटें अंबाला जिले की हैं और 2 सीटें यमुनानगर की हैं। तो ये 3 सीटें यमुनानगर की हैं। तो 3 यमुनानगर की, 2 पंचकुला की, 5 और 4 अंबाला की मिलकर के 9 विधानसभा सीटों का ये लोकसभा क्षेत्र बना है, जिसका नाम है अंबाला लोकसभा सीट। यहां पर अगर पार्टीवार देखते हैं कि कौन एमएलए हैं, विधानसभा के लिहाज से यहां पर किसका कब्जा है, तो कालका में प्रदीप चौधरी कांग्रेस के हैं, पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के हैं, नारायणगढ़ में शैलेश चौधरी कांग्रेस के हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी के हैं, अंबाला शहर से असीम गोयल बीजेपी के हैं, मुलाना जो कि एससी की रिजर्व सीट है वहां से वरुण चौधरी कांग्रेस के हैं, साढोरा जो कि एससी की रिजर्व सीट है वहां से रेनू बाला कांग्रेस की है, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर बीजेपी के हैं और यमुनानगर से घनश्याम दास बीजेपी के हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के पास में पंचकुला, अंबाला कैंट, अंबाला शहर, जगाधरी और यमुनानगर, 1, 2, 3, 4 और 5, 9 में से 5 सीटें बीजेपी के पास में है और कांग्रेस के पास में कालका, नारायणगढ़, मुलाना और साढोरा, यानी कि 4 सीटें कांग्रेस के पास में है। ये वहां की जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 9 विधानसभा सीटों की स्थिति है। अब अगर अपन अंबाला लोकसभा क्षेत्र में पिछले करीब करीब 20 सालों में 2009 से लेकर के अब तक, अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों के पैटर्न को अगर समझते हैं कि वहां पर किस पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, आईएनएलडी को, हरियाणा जनहित पार्टी को, बीएसपी को, तमाम पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, तो सबसे पहले 2009 से शुरुआत करेंगे और 2019 की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साल में होते हैं। लोकसभा के चुनाव के ठीक 1-2 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 37.2% वोट मिले थे, बीजेपी को 35.5% में, आईएनएलडी को 0, एचजेसीबीएल को 3.5% और 15.3% बसपा को वोट मिला। चूंकि आपने सभी, हमने पिछले वीडियो में जब हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों का जो जातिगत गणित है उसकी बात की थी, तो यह देखा था कि एससी के वोटर हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर प्रभावी है। लिहाजा आपने रिजल्ट के तौर पर यह भी देखा था कि बसपा को अच्छे खासे वोट मिलते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बसपा को 15.3% वोट मिले। उसके ठीक बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग पैटर्न रहा उसमें कांग्रेस को 34.9%, बीजेपी को सिर्फ 14% वोट मिले, आईएनएलडी को 23.4% वोट मिले, 2.8% एचजेसीबीएल और 13.5% बीएसपी को वोट मिले। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से यहां पर समीकरण पूरी तरह से बदल गए। कांग्रेस को सिर्फ 22.4% वोट मिले, बीजेपी को 50.5%, आईएनएलडी को 10.7%, एचजेसीबीएल को 0 और 8.5% बीएसपी को वोट मिले। 2014 के विधानसभा के चुनाव हुए तो भी बहुत हद तक पैटर्न बदला नहीं। हालांकि यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का वोट प्रतिशत बढ़ा, लोकसभा से भी विधानसभा में बढ़ा, लेकिन कांग्रेस का लोकसभा से विधानसभा में घट गया 2014 के अंदर। मैं 2014 की ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है वो 2014 के बाद में बदल गई। पहले जो जाट बहुल और जाट प्रभावी राजनीति रहा करती थी, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में और उसके ठीक बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जाट वर्सेस ऑल के पैटर्न पर बीजेपी चली और इस पैटर्न पर बीजेपी कामयाब होती हुई भी नजर आई।
2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 17.9% वोट मिले, बीजेपी को 43.1%। घटे जरूर बीजेपी के वोट, लेकिन उतने नहीं घटे और अपने रिकॉर्ड स्तर पर रही। अब तक शायद बीजेपी को 43.1% विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2014 में वोट मिले, न उससे पहले मिले न बाद में 2019 वाले में मिले। हालांकि अब कुछ महीने बाद फिर लोकसभा के बाद में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तब कितने वोट मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां पर 30.9% वोट मिले, 57% बीजेपी को मिले, बाकी पार्टियों में केवल बसपा 7.4% वोट ला पाई। और उसके बाद में 2019 के विधानसभा चुनाव जब बीजेपी को वहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, टोटल 90 विधानसभा में से केवल बीजेपी 41 सीटें जीत पाई। चूंकि हरियाणा के अंदर बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए होती हैं और बीजेपी 41 सीट जीत पाई, लिहाजा जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी उसकी जो 10 सीटें थी उन्होंने गठबंधन किया और 51 सीटों के साथ सत्ता में बैठा और दुष्यंत चौटाला को वहां पर सरकार में शामिल किया गया। 2019 में कांग्रेस को 29.8% वोट मिले, बीजेपी को 40% वोट मिले, आईएनएलडी को 5.6% वोट मिले और बीएसपी को 7.7% वोट मिले। ये अंबाला लोकसभा क्षेत्र की 9 की 9 विधानसभा सीटों और उस पूरे एरिया में पिछले 2009 के बाद में लगातार जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो वहां का वोटिंग पैटर्न है। अब बात करेंगे अंबाला लोकसभा सीट के इतिहास की, कि पहली बार जब 1957 में इस लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर के 2019 में हुए लोकसभा चुनाव तक यहां पर किस पार्टी को जीत मिली, जीतने वाला प्रत्याशी कौन था, रनर अप प्रत्याशी कौन था। रनर अप प्रत्याशी का मतलब होता है सेकंड नंबर पर जो प्रत्याशी रहता है उसे, क्योंकि किसी भी लोकसभा सीट पर जब चुनाव होते हैं तो प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। 1957 के पहले चुनाव में यहां पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुन्नी लाल चुनाव जीते, जिनको 2,69,991 वोट मिले, और तेलूराम जो भारतीय जनसंघ के थे वो नंबर 2 पर रहे, 1,41,640 वोट मिले और 2,28,351 वोटों के मार्जिन से चुन्नीलाल चुनाव जीते। उस दौर में जब देश में वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहता था और 50, 60, 70 हजार वोट पाने वाला प्रत्याशी जीता करता था, उस दौर में भी चुन्नीलाल ने 3.25 लाख के आसपास वोट पाए। 1957 में सुभद्रा जोशी कांग्रेस की जीती, जिसने टेकचंद चितकारा भारतीय जनसंघ के थे उनको 1,27,037 वोटों से हराया। 1962 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुन्नीलाल चुनाव जीते, जिन्होंने जनसंघ के जुगल किशोर को चुनाव हराया, कितने 35,834 वोटों से। 1967 में सूरजवान भारतीय जनसंघ के चुनाव जीते और कांग्रेस के हाथों से पहली बार 1967 में अंबाला सीट हाथ से निकली। सूरजवान भारतीय जनसंघ के चुनाव जीते, जिनको 1,28,003 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर चुनाव हार गए, जिनको 1,19,303 वोट मिले। 8,700 वोटों का अंतर रहा दोनों के बीच में। 1971 में कांग्रेस फिर से चुनाव जीती, रामप्रकाश चुनाव जीते, सूरजभान भारतीय जनसंघ के थे उनको चुनाव हराया, सिटिंग एमपी थे और वो 1971 में चुनाव हार गए थे। 1,22,000 वोटों का अंतर रहा करीब करीब। हालांकि सूरजभान 1977 में फिर से जीते। भारतीय जनसंघ से 1967 में जीते थे, 71 में हारे और 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर जीते, 2,64,590 वोट मिले। रामप्रकाश जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 99,096 वोट मिले और 1,65,494 वोटों का अंतर रहा। लेकिन 1980 में जब सूरजभान ने रिपीट किया तब वो जनता पार्टी के टिकट पर थे, यानी कि पहले भारतीय जनसंघ के टिकट पर जीते, उसके बाद 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर जीते और 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर जीते और कांग्रेस इंदिरा गुट के सोमनाथ को चुनाव हराया। हालांकि हराने का जो अंतर था वो बहुत कम रहा, 2,295 वोटों का अंतर रहा। 1984 ये इंदिरा गांधी की मौत के बाद में जब हत्या हो गई थी और एक पब्लिक सेंटिमेंट के तौर पर चुनाव हुए थे, दिसंबर 1984 में चुनाव हुए थे। राजीव गांधी ने तय समय से पहले चुनाव कराए थे और देश भर के अंदर कांग्रेस को 404 लोकसभा सीटें मिली, जो भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें थी, क्योंकि आज तक किसी भी पार्टी को 400 पार नहीं मिली है। इस बार 2024 में हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा जरूर लगाया है, लेकिन वो अगर कामयाब होते हैं तो ये देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है। इस बार बीजेपी बनाने जो कि कोशिशें कर रही है, हालांकि बना पाएगी या नहीं पाएगी ये आने वाले समय में और लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ तय होगा। 1984 में कांग्रेस के रामप्रकाश जीते, सूरजभान भारतीय जनसंघ के जो 2 बार के लगातार सिटिंग एमपी थे 1977 और 80 के अंदर जीते थे, उनको हराया 1,77,352 वोटों से। 1989 में रामप्रकाश फिर जीते, सूरजभान को फिर हराया। लेकिन तब तक सूरजभान बीजेपी में आ चुके थे, यानी कि पहले भारतीय जनसंघ, उसके बाद में भारतीय लोकदल, फिर जनता पार्टी और फिर बीजेपी। वैचारिक तौर पर वो एक ही साइड में रहे, लेकिन पार्टियां अलग अलग
होती रही। 1991 में रामप्रकाश जीते, सूरजभान बीजेपी के टिकट पर थे। उनको लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर सूरजभान हारते रहे, लेकिन यही सूरजभान 1996 में बीजेपी के टिकट पर वापस जीते और अंबाला लोकसभा सीट पर 1996 के चुनाव में बीजेपी की जीत बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में अंबाला में पहली जीत थी। हालांकि उसके बाद में यहाँ पर कांग्रेस भी धीरे-धीरे समय के साथ कमजोर होती गई। 1998 में यहाँ पर अमन कुमार नागरा चुनाव जीते, जो बसपा के कैंडिडेट थे। 2,73,000 वोट पाए और नंबर 2 पर भी बीजेपी रही, कांग्रेस और पीछे खिसक गई। 1999 में बीजेपी के रतनलाल कटारिया चुनाव जीते। फूलचंद मुलाना यहाँ से जो कांग्रेस के थे वो नंबर 2 पर रहे। 2004 में शैलजा कुमारी जो हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उसने रतनलाल कटारिया बीजेपी के थे, उनको चुनाव हराया। 4,15,264 वोट मिले और 2.5 लाख के करीब हार जीत का अंतर रहा। 2009 में शैलजा कुमारी दूसरी बार चुनाव जीती, रतनलाल कटारिया को दूसरी बार चुनाव हराया। हालांकि इस बार हार जीत का अंतर कम था, 14,570 का ही था, लेकिन 2014 में रतनलाल कटारिया यहां से फिर जीते बीजेपी के टिकट पर। 6,12,121 वोट मिले। राजकुमार वाल्मीकि को चुनाव हराया, जिनको 2,72,047 वोट मिले और 3,40,074 वोटों का अंतर रहा। 2019 में जब रतनलाल कटारिया फिर से चुनाव जीते तो उनका वोट बढ़ा, 6,12,000 से बढ़कर के 7,46,508 वोट मिले। इस बार शैलजा कुमारी को वापस यहां से चुनावी मैदान में उतारा, 4,04,163 वोट मिले, लेकिन 3,42,345 वोटों का अंतर रहा। तो 3 नाम है। एक रतनलाल कटारिया है, जो 2019, 2004, 14, 2009, इससे पहले 2004 के अंदर रतनलाल कटारिया, 1999 के अंदर रतनलाल कटारिया, यानी कि बीजेपी के टिकट पर अंबाला सीट पर 1999 से लेकर के 2019 तक जितने भी चुनाव हुए, 1999 का चुनाव हो गया, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019, 5 बार लगातार यहां पर बीजेपी के टिकट पर रतनलाल कटारिया को टिकट मिलता आ रहा है। ऐसे में 2024 में जाहिर सी बात है, लंबे समय से जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाले हुए बैठे बीजेपी के जो नेता हैं, उनको उम्मीद है कि उनको टिकट इस बार मिले, वो इस रेस में है। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की बनती हैं, उसको देखते हुए रतनलाल कटारिया के अलावा जो कांग्रेस की तरफ से एक शैलजा कुमारी नाम है, जिसको लंबे समय से पार्टी यहां पर टिकट दे रही है। 2004 में टिकट दिया, 2009 में टिकट दिया, हालांकि 2014 में नहीं दिया, लेकिन 2019 में टिकट दिया। तो रतनलाल कटारिया, शैलजा कुमारी और इसके अलावा कोई नाम था तो एक सूरजभान नाम था, जो बहुत लंबे समय तक टिकट पाते रहे बीजेपी, जनसंघ, भारतीय लोकदल और तमाम पार्टियों से, जनता पार्टी से, और कांग्रेस के टिकट पर रामप्रकाश को भी लंबे समय तक टिकट मिलता रहा। तो ये 4-5 उन नेताओं का नाम बताए हैं जो अंबाला लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास में, जो पिछले 70 सालों का इतिहास है, उसमें सत्ता पक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, उनसे सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले, चाहे वो विजेता के तौर पर रिपीट होने वाले हो या हारने के बावजूद टिकट को रिपीट करने वाले नेताओं का नाम है। 2024 के लोकसभा चुनाव अब कुछ ही समय बचा है। या कौन जीतेगा, जीतने वाले का नाम क्या होगा, वो किस पार्टी से होगा, नंबर 2 पर रहने वाले कैंडिडेट का नाम क्या होगा, वो किस पार्टी से होगा, उसको वोट कितने मिले, और इस बार अंबाला से जीत हार का अंतर क्या रहेगा। क्योंकि 2014 में 3,40,000, 2019 के अंदर 3,42,000, दोनों बार करीब करीब 3.5 लाख का अंतर रहा है। इस बार जो भी कैंडिडेट जीते, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी, जीत हार का क्या अंतर रहेगा, वहां की स्थितियां क्या कुछ है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं और पॉलिटिकल पंचायत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।